नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की हमारी श्रृंखला में हम चैप्टर 16 साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस पर चर्चा करेंगे। जब भी हम प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक खास तस्वीर बनती है। स्पिरिचुअलिटी, दर्शन, गुरु, आश्रम, वेद, उपनिषद। ऐसा लगता है जैसे पूरा फोकस आत्मज्ञान पर था। मटेरियल वर्ल्ड से शायद उतना मतलब नहीं था। बिल्कुल, और सोर्सेज भी इसी बात से शुरू होते हैं। ये बताते हैं कि भारत का जो आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रभाव था वो इतना गहरा था कि बाहर से आने वाले लोग भी, हमलावर तक इससे बहुत प्रभावित हुए। जैसे ग्रीक्स, पर्शियंस, हन्स, मंगोल्स, इनमें से कई ने तो यहाँ के धर्मों को अपना लिया। तो ये एक तरह का कल्चरल एब्जॉर्प्शन था, जिसे आज की भाषा में हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। हाँ, ये कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन इस सोर्स में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। ये बताता है कि स्पिरिचुअलिटी के अलावा दुनिया की मटेरियल कल्चर मतलब भौतिक संस्कृति को बनाने में भी भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सिर्फ आत्मा की बात नहीं है, ये साइंस, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की चीजों की बात है। सही कहा। मुझे लगता है हम अक्सर इस पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। सही कह रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हम अपने दादाजी को उनकी कहानियों और ज्ञान के लिए तो याद रखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जिस घर में हम रह रहे हैं उसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। वाह, क्या एनालॉजी है। और सोर्स में जो लिस्ट दी गई है, परफ्यूम से लेकर सर्जरी तक, चेस से लेकर केमिस्ट्री तक, वो इतनी लंबी है कि अगर हम हर चीज पर बात करने लगे तो ये एक बहुत ही सतही चर्चा हो जाएगी। सरफेस लेवल टॉक। हाँ। एग्जैक्टली। तो एक काम करते हैं, इस चर्चा को सच में गहरा बनाने के लिए चलिए हम 3-4 की एरियाज पर फोकस करते हैं। ठीक है। जहां ये इंटीग्रेशन ऑफ फिलॉसफी एंड साइंस सबसे ज्यादा दिखाई देता है। मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स, मेडिसिन और मेटलर्जी ये सबसे दमदार उदाहरण है। क्या ये ठीक रहेगा? बेहतरीन आइडिया है। इससे हम हर विषय की तह तक जा पाएंगे और सिर्फ लिस्ट बनाने के बजाय उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझ पाएंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए गणित से शुरू करते हैं। ठीक है। तो गणित सोर्स में अलजेब्रा, एल्गोरिदम और सबसे जरूरी अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो का जिक्र है। जीरो के बिना तो आज की डिजिटल दुनिया सोची भी नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये शून्य का विचार आया कहां से? क्या ये सिर्फ एक काउंटिंग टूल था या इसके पीछे कोई गहरी फिलोसॉफिकल वजह थी? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यही है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं था। अच्छा। ये एक फिलोसॉफिकल रेवोल्यूशन था। आप सोचिए, जिस कल्चर में शून्यता या एम्प्टीनेस पर इतनी गहरी दार्शनिक बहस चल रही हो, बौद्ध और हिंदू दर्शन में, हाँ, जहाँ निर्वाण और मोक्ष को शून्य से जोड़ा जा रहा हो, वहीं पर कुछ नहीं को एक सिंबल देना पॉसिबल हो पाता है। जीरो इज द पॉइंट वेयर इंडियन फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स मीट। वाओ। ये सिर्फ अ लैक ऑफ समथिंग नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शून्यता का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में शून्य का सिंबल बन गया। एक तरह से, हाँ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बन के रह गया या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी था जिसने इसे इतना पावरफुल बनाया? हाँ, और उस पॉइंट को अगर हम और आगे ले जाएं तो जीरो की असली ताकत उसके प्लेस होल्डर वैल्यू में थी। प्लेस होल्डर वैल्यू? हाँ, उसने डेसिमल सिस्टम को जन्म दिया। अब आप 1, 10 और 100 के बीच का फर्क आसानी से दिखा सकते थे। इसने बड़े बड़े नंबर्स के साथ कैलकुलेशन को इनक्रेडिबली सिंपल बना दिया। सही बात है। जरा सोचिए, रोमन न्यूमरल्स में 108 को लिखना कितना मुश्किल होता होगा, और हमारे सिस्टम में कितना आसान है, 1, 0, 8 बस। और सोर्स में एल्गोरिथम शब्द का भी जिक्र है। आज तो हम इसे इंस्टाग्राम फीड या गूगल सर्च से जुड़ते हैं। प्राचीन भारत में इसका क्या मतलब था? उस जमाने के जो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर्स, जैसे आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त, वो ग्रहों की पोजीशन और इक्लिप्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते थे। उनके जो श्लोक हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ें तो वो असल में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले ये करो, फिर ये करो, तो तुम्हें ये परिणाम मिलेगा। अच्छा। यही तो एल्गोरिदम का फंडामेंटल आइडिया है, जिसे हम आज कोडिंग का फाउंडेशन समझते हैं। उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इन प्राचीन तरीकों में छिपी हैं। This ability to conceptualize the abstract, to see patterns in systems, ये सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि इसी सोच को उन्होंने सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी
ह्यूमन बॉडी को समझने में भी लगाया। और यहीं से शायद प्राचीन भारतीय चिकित्सा की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। देखिए, सोर्स में द टेक्निक ऑफ सर्जरी का जिक्र है और इसका नाम आते ही सुश्रुत का नाम दिमाग में आता है। सुश्रुत संहिता? हाँ, उनकी सुश्रुत संहिता कोई मामूली किताब नहीं है। उसमें 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स का जिक्र है। 300 से ज्यादा? जी, और हम यहाँ छोटी मोटी सर्जरी की बात नहीं कर रहे। कैटरैक्ट सर्जरी, किडनी स्टोन्स निकालना और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी, खासकर राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी। एक मिनट रुकिए, प्लास्टिक सर्जरी उस जमाने में बिना मॉडर्न एनेस्थीसिया, बिना एंटीबायोटिक्स, ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ थ्योरी में था या इसके प्रैक्टिकल सक्सेस का भी कोई एविडेंस है? बिकॉज मॉडर्न सर्जरी इज डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू मैनेज रिस्क। क्या सोर्स में इसके फेलियर्स और कॉम्प्लिकेशंस का भी जिक्र है? ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, सोर्स ये दावा नहीं करता कि उनका सक्सेस रेट 100% था, लेकिन सुश्रुत संहिता में प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। एनेस्थीसिया के लिए वो जड़ी बूटियों और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे ताकि मरीज को दर्द कम हो। इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए उन्हें आग पर गर्म किया जाता था और खास डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से साफ किया जाता था। तो रिस्क मैनेजमेंट की समझ बिल्कुल थी? बिल्कुल थी। हाँ, आज के स्टैंडर्ड से ये प्रिमिटिव लगेगा, पर अपने समय से ये हजारों साल आगे था। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचते हैं। उस जमाने में किसी की कटी हुई नाक को फिर से बनाना, द sheer skill and courage involved is hard to fathom। ये वाकई हैरान करने वाला है। और सर्जरी के अलावा सोर्स हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेद का भी जिक्र करता है। अक्सर लोग इसे दादी माँ के नुस्खे समझकर डिसमिस कर देते हैं। और यहीं हम गलती करते हैं। आयुर्वेद सिर्फ नुस्खा नहीं है। चरक संहिता जैसे ग्रंथों को देखें तो ये एक पूरा कॉडिफाइड मेडिकल सिस्टम है। इसमें हजारों जड़ी बूटियां, उनके गुण और उनके मेडिकल यूजेस का सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है कि ये एक डिजीज सेंट्रिक मॉडल नहीं, बल्कि अ पेशेंट सेंट्रिक मॉडल है। मतलब? ये सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स को नहीं दबाता, बल्कि शरीर के फंडामेंटल बैलेंस यानी वात, पित्त और कफ के दोष को ठीक करने की बात करता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आज मॉडर्न मेडिसिन भी अपनाने की कोशिश कर रही है। तो गणित में एब्स्ट्रैक्ट शून्य से लेकर मेडिसिन में बॉडी के होलिस्टिक सिस्टम तक एक पैटर्न तो दिख रहा है। हाँ, ये लोग चीजों को आइसोलेट करके नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम के तौर पर देख रहे थे। फ्रॉम द ऑर्गेनिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द इनऑर्गेनिक वर्ल्ड ऑफ मटीरियल्स। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन का ये जज्बा हर जगह था। और यहीं पर मेटलॉजी यानी धातु विज्ञान की बात आती है। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत दिल्ली में खड़ा आयरन पिलर है। 1600 साल से ज्यादा हो गए वो खुले में खड़ा है, बारिश धूप सब झेल रहा है, पर उसमें आज तक जंग नहीं लगा। हाँ। आज भी ये मॉडर्न मेटलॉजिस्ट के लिए एक पहेली है। सोर्स में लिखा है आज भी साइंटिस्ट हैरान हैं। लेकिन क्या अब हमें कुछ पता चला है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? हाँ, अब काफी कुछ पता चला है। इसका राज इसके हाई फॉस्फोरस कंटेंट और लोहे के ऊपर बनी एक पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म में छिपा है जिसे मिजोवाइट कहते हैं। अच्छा। ये एक बहुत पतली मजबूत परत है जो लोहे को हवा पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था या अ हैप्पी एक्सीडेंट ऑफ द प्रोसेस? अच्छा सवाल है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस समय के कारीगरों को इस प्रोसेस का नतीजा पता था, भले ही वो इसके पीछे की मॉडर्न केमिस्ट्री न जानते हों। दे हैड परफेक्टेड अ प्रोसेस दैट वर्क्ड। कमाल है। तो ये कोई वन ऑफ मिरेकल नहीं था, मतलब ये टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड रही होगी। बिल्कुल, मेटलर्जी का ज्ञान बहुत एडवांस था। साउथ इंडिया का वुड स्टील पूरी दुनिया में मशहूर था। वुड स्टील? हाँ। इसी स्टील से वो लेजेंडरी डेमास्कस स्वॉर्ड्स बनती थीं जो अपनी धार और मजबूती के लिए जानी जाती थी। क्रूसेडर्स जब भारत आए तो इन तलवारों को देखकर दंग रह गए थे। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत में हाई क्वालिटी स्टील बनाने और एक्सपोर्ट करने की एक पूरी इंडस्ट्री थी। इसके लिए आपको ऑर्स की गहरी समझ, स्मेल्टिंग के लिए हाई टेम्परेचर्स कंट्रोल करने की टेक्निक और कार्बन को सही मात्रा में एलॉय करने का ज्ञान चाहिए। ये गेसवर्क से नहीं हो सकता। ये तो हुए वो 3 बड़े पिलर्स, लेकिन सोर्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं जिन्हें हम साइंस नहीं मानते
पर वो एक हाईली इवॉल्व्ड इंटेलेक्ट की निशानी है, जैसे द गेम ऑफ चेस। हाँ, शतरंज या प्राचीन चतुरंग। इसका मतलब ही है 4 अंग, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक। ये उस समय की सेना का एक जीता जागता मॉडल था। इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि राजकुमारों को स्ट्रेटजी, प्लानिंग और पेशेंस सिखाने का एक टूल था। इसमें हर पीस के अपने रूल्स हैं, एक हायरार्की है और आपको ओपोनेंट से कई चाल आगे की सोचनी पड़ती है। ये दिमाग की जिम है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और सोर्स में कराटे का भी जिक्र है, जो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। ज्यादातर लोग इसे जापानीज आर्ट मानते हैं। ये एक कंटेस्टेड हिस्ट्री है, पर कई हिस्टोरिकल सोर्सेज ये मानते हैं कि इसकी जड़ें भारत की युद्ध कला, जैसे केरल के कलरीपयट्टू में है। अच्छा। कहानी ये है कि बोधि धर्म जैसे बौद्ध भिक्षु जब चीन गए तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये कलाएं अपने साथ ले गए। ये कलाएं शॉलिन टेम्पल में विकसित हुई और फिर वहां से ओकिनावा और जापान तक पहुंची, जहां ये कराटे के रूप में विकसित हुई। तो मतलब भारत से एक्सपोर्ट हुआ ये? हाँ, ये दिखाता है कि भारत से सिर्फ मसाले और स्टील ही नहीं, बल्कि नॉलेज सिस्टम्स भी एक्सपोर्ट होते थे। ओके, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़ें तो क्या तस्वीर उभरती है? सोर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड रिलेटिविटी का भी जिक्र है, जो आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसे कैसे समझें? यहाँ हमें फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स और मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आज जैसे दार्शनिकों ने वैशेषिक दर्शन में अणु और परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ। उनका विचार था कि हर चीज छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बनी है। ये रियलिटी को समझने का एक फिलोसॉफिकल ढांचा था, फिलोसॉफिकल मॉडल। हाँ, ये डाल्टन या बोर के एटॉमिक मॉडल जैसा नहीं था, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो। राइट। पर यूनिवर्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में ये सवाल पूछना कि ये दुनिया किस चीज से बनी है, ये जिज्ञासा अपने आप में ही रिमार्केबल है। और रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में था, स्पेस और टाइम के रिलेटिव नेचर को लेकर, ना कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में। तो इस शुरुआती हिस्से से सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि भारत की लेगेसी वन डायमेंशनल नहीं है। हम अक्सर एंशिएंट इंडिया को स्पिरिचुअल का टैग लगाकर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। हाँ, पर यह सोर्स बताता है कि ये अध्यात्म और विज्ञान, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी दोनों का एक मिला-जुला रिच टैपेस्ट्री था। शायद उस दौर में ये दोनों एक दूसरे से अलग थे ही नहीं। बिल्कुल, और ये सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इनमें से कई आइडियाज न सिर्फ भारत में मौजूद थे, बल्कि माइट हैव ओरिजिनेटेड हियर। हाँ, ये उस नैरेटिव को चैलेंज करता है कि मॉडर्न साइंस पूरी तरह से एक वेस्टर्न इन्वेंशन है। ये सोर्स कहता है कि स्टोरी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ग्लोबल है, और भारत उस कहानी का एक बहुत जरूरी और अक्सर भुला दिया जाने वाला हिस्सा है। वाकई ये हमारी चर्चा के लिए एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब सरफेस पर है तो और कितना ज्ञान छिपा हो सकता है। यहाँ एक प्रोवोकेटिव थॉट ये हो सकता है कि अगर मैथ, मेडिसिन, मेटलर्जी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के इतने फाउंडेशनल आइडियाज यहाँ पनप रहे थे, तो उस समय का सोसाइटल स्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा होगा जिसने इस इनोवेशन को सपोर्ट किया। वो कौन सा इकोसिस्टम था? वो गुरुकुल, वो नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहां ऐसी सोच को बढ़ावा मिलता था, जहां लोग सिर्फ आत्मा परमात्मा पर ही नहीं बल्कि एटम्स और एल्गोरिदम्स पर भी विचार कर रहे थे। बहुत दिलचस्प सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब भारत में गणित यानी मैथमेटिक्स पर एक गहरी चर्चा करते हैं। और जब हम गणित की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में स्कूल की किताबें, मुश्किल इक्वेशंस और वो डरावने ट्रिकोनोमेट्री के सवाल ही आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे सोर्सेस कुछ और ही कहानी बताते हैं। प्राचीन भारत में जिसे गणित कहा जाता था, वो एक बहुत बड़ा और व्यापक फील्ड था। बहुत ज्यादा। इसमें सिर्फ नॉर्मल अरिथमेटिक ही नहीं, बल्कि जिसे हम आज अलजेब्रा कहते हैं यानी बीजगणित, और ज्योमेट्री यानी रेखा गणित भी शामिल थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, इसमें खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी भी थे। और ये पॉइंट बहुत फैसिनेटिंग है
कि इन सभी विषयों को एक ही अम्ब्रेला टर्म गणित के तहत क्यों रखा गया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये उस समय की सोच को दिखाता है जहां ज्ञान को आज की तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा नहीं जाता था। ज्ञान एक इंटीग्रेटेड होल था, मतलब सब कुछ कनेक्टेड था। एग्जैक्टली। सोचिए, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए ग्रहों की गति को समझना, उनकी पोजीशंस को प्रिडिक्ट करना, इसके लिए कॉम्प्लेक्स सेलेस्टियल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती थी। बहुत हेवी कैलकुलेशंस लगती होंगी। तो गणित कोई एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड को समझने का एक प्रैक्टिकल टूल था। मतलब ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं था, ये एक तरह से कॉस्मोस को डिकोड करने की कोशिश थी। बिल्कुल। और ये सोच इतनी गहरी है कि आज भी जब कोई अखबार में या ऐप पर अपना राशिफल पढ़ता है तो वो अनजाने में उसी परंपरा का हिस्सा बन रहा है। अच्छा। हाँ, वो बस एक मजेदार कॉलम नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी मैथमेटिकल लेगेसी का एक छोटा सा अंश है, जहां ये माना जाता था कि आकाश में ग्रहों की स्थिति को गणित से समझा जा सकता है और उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच का समय भारतीय गणित के लिए एक गोल्डन पीरियड जैसा था। द गोल्डन एज। हाँ। इसी दौरान बीज गणित और सबसे जरूरी शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट जैसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज भारत में ही जन्मे। ये वो आइडियाज हैं जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो इस गोल्डन पीरियड से भी थोड़ा और पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में। कहाँ तक? हमारे सोर्सेज हमें हड़प्पा सभ्यता तक ले जाते हैं। वहां की नगर योजना मतलब टाउन प्लानिंग को देखकर ऐसा लगता है कि उन लोगों को मेजरमेंट और ज्योमेट्री की जबरदस्त समझ थी। जबरदस्त, हाँ। आज से हजारों साल पहले उनकी सड़कें एक दूसरे को परफेक्टली 90 डिग्री पर काटती थीं। एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम था। ये बिना रेखागणित की गहरी समझ के हो ही नहीं सकता। ये कोई तुक्का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ घर बनाने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही एडवांस सिविल इंजीनियरिंग का सबूत है। सिविल इंजीनियरिंग? हाँ, इसका मतलब है कि उनके पास स्टैंडर्डाइज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थी। जो ईंटें खुदाई में मिली हैं उनका साइज भी एक स्टैंडर्ड रेशियो 4.2.1 में है, चाहे वो कहीं भी मिली हो। हर जगह सेम रेशियो की ईंटें? हाँ, ये सब एक हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी को दिखाता है जहां प्लानिंग और प्रिसीजन की बहुत वैल्यू थी। मतलब जैसे आज हम कोई हाई एंड सोसाइटी देखते हैं जहां हर घर एक जैसा, सड़कें सीधी, सब कुछ प्लान्ड होता है। राइट। वो लोग ये काम आज से 4500 साल पहले कर रहे थे, बिना किसी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के। ये तो कमाल है। हाँ, और आज भी जब हम किसी प्लान्ड सिटी जैसे चंडीगढ़ को देखते हैं तो हम उसकी तारीफ करते हैं। हड़प्पा के लोग ये काम हजारों साल पहले कर रहे थे। और ये समझ सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिरों की वास्तुकला में भी ये साफ दिखता है। बिल्कुल। अगली बार जब कोई किसी पुराने मंदिर में जाए तो वहां की दीवारों और फर्श पर बने जटिल डिजाइन्स को ध्यान से देखना चाहिए। वो सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं, वो प्योर मैथमेटिक्स है। वो मंडला, वो सिमेट्री, ऐसा लगता है जैसे हर पत्थर को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से रखा गया हो। और ये सिर्फ सिमेट्री नहीं है, ये और भी गहरा है। इसमें फ्रैक्टल ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट दिखता है। फ्रैक्टल ज्योमेट्री वो क्या होता है? जहां एक छोटा सा डिजाइन, मान लीजिए एक फूल, बार बार खुद को दोहराकर एक विशाल जटिल पैटर्न बनाता है। जैसे एक पेड़ की बड़ी डाल से छोटी डाल निकलती है और उससे भी छोटी, पर सबका शेप एक जैसा होता है। अच्छा, समझा। हमारे मंदिरों के शिखर में ये चीज बहुत दिखती है। और इसी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक और जबरदस्त उदाहरण मिलता है अपस्तंभ के काम में, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। अपस्तंभ? हाँ, उन्होंने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को और आगे बढ़ाया, जैसे अक्यूट एंगल्स मतलब न्यून कोण, ऑब्ट्यूस एंगल्स यानी अधिक कोण, और समकोण राइट एंगल्स। ये तो स्कूल में ज्योमेट्री का पहला चैप्टर होता था। डी यानी प्रोट्रैक्टर लेकर एंगल्स बनाना। हाँ वही, पर मुझे यकीन है कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं करते होंगे। ये तो पक्का है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात सबसे फैसिनेटिंग हो जाती है। इस ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग उस समय यज्ञ के लिए अग्निवेदियां यानी फायर ऑल्टर्स बनाने के लिए किया जाता था। फायर ऑल्टर्स? यज्ञ के लिए। हाँ। ये कोई थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं थी। हर यज्ञ के लिए एक स्पेसिफिक शेप और साइज की वेदी चाहिए होती थी। अच्छा।
मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दी। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे किसी को पुत्र चाहिए तो एक खास शेप की वेदी, किसी को स्वर्ग चाहिए तो बाज के आकार की वेदी। वाह। और सबसे मुश्किल शर्त ये थी कि इन सब अलग अलग शेप्स की वेदियों का एरिया यानी क्षेत्रफल बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्या? हाँ, एक सर्कल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर कैसे बनाया जाए, वो भी बिना कैलकुलेटर के, ये सब सॉल्व करना पड़ता था। ये सुन के तो ऐसा लगता है जैसे गणित कोई क्लासरूम सब्जेक्ट था ही नहीं, बल्कि धर्म का ही एक हिस्सा था। क्या ये वाकई इतना इंटीग्रेटेड था? मतलब एक पुजारी को एक मैथमेटिशियन भी होना पड़ता था? आपका सवाल बहुत सही है। हर पुजारी शायद मैथमेटिशियन नहीं था, लेकिन जो लोग इन यज्ञों को डिजाइन और कंडक्ट करते थे उन्हें शुल्बकार कहा जाता था, और उन्हें एडवांस ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी था। शुल्बकार? हाँ, हर वेदी का आकार और माप बहुत सटीक होना जरूरी था, और उसके पीछे गहरे धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ थे। अगर मेजरमेंट में जरा सी भी गलती हुई तो माना जाता था कि यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। मतलब हाई स्टेक्स थे? बहुत ज्यादा। तो यहाँ ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल एप्लीकेशन था। ठीक है, तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल तो हमें साफ साफ दिख रहा है, शहर बनाने में, वेदियां बनाने में, लेकिन उस गणित का क्या जो दिखाई नहीं देता? मतलब जब हम अननोन चीजों से डील कर रहे हों, शायद यहीं से बीज गणित यानी अलजेब्रा की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं आप। हमारे सोर्सेज में एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अलजेब्रा को बीज गणित कहा जाता था। बीज गणित? हाँ, बीज का एक मतलब है दूसरा या अनदर, और गणित तो आप जानते ही हैं। तो बीज गणित का शाब्दिक अर्थ हुआ दी अदर मैथमेटिक्स। दूसरा गणित, ये तो सुनने में कितना प्रोफाउंड लग रहा है। इसका मतलब है कि वो जानते थे कि ये हिसाब किताब का कोई नया तरीका है। हाँ, और ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका मतलब ये है कि उस समय के विद्वानों ने ये पहचान लिया था कि ये गणना, कंप्यूटेशन का एक बिल्कुल अलग पैरेलल सिस्टम है। पैरेलल सिस्टम? हाँ, एक सिस्टम तो था ही जिसे हम अंकगणित या पाटीगणित कह सकते हैं, जो रोजमर्रा के हिसाब किताब के लिए था। किराने वाले से सामान लिया, पैसे दिए, हिसाब हो गया। सिंपल मैथ। राइट। लेकिन बीज गणित एक अलग लेवल की सोच थी। ये अज्ञात राशियों, अननोन क्वांटिटीज के साथ काम करने का तरीका था, जिसे आज हम एक्स और वाई से जानते हैं। तो ये एक तरह का रेवोल्यूशनरी मेंटल शिफ्ट था, ये मानना कि एक दूसरा गणित भी मौजूद हो सकता है। ये कहने जैसा है कि हम जिस दुनिया को देख रहे हैं उसके पैरेलल एक और दुनिया है जिसे हम सीधे नहीं देख सकते, पर उसके नियमों को समझ सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। सोर्स में ये भी बताया गया है कि ये वैदिक साहित्य में मौजूद गणना के शॉर्ट हैंड तरीकों से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, आप इसे एक तरह का इंटेलेक्चुअल शॉर्टकट या हैक कह सकते हैं। जहाँ सामान्य अंक गणित एक सीमा पर आकर रुक जाता है, वहाँ बीज गणित दरवाजे खोलता है। कोई एग्जाम्पल है इसका? मान लीजिए आपको ये पता करना है कि एक खेत को जोतने में कितना समय लगेगा अगर 5 लोग काम करें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक आदमी की स्पीड क्या है। यहाँ पर आप स्पीड को x मान लेते हैं। जैसे ही आपने उस अननोन वैल्यू को x माना, आप बीज गणित की दुनिया में आ गए। अच्छा। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत थी, जिसका असर आज टेक्नोलॉजी से लेकर फाइनेंस तक हर फील्ड में दिखता है। सही बात है। आज तो स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन से लेकर इंश्योरेंस प्रीमियम्स या फिर मौसम का हाल बताने तक हर जगह अननोन वेरिएबल्स के साथ ही तो काम होता है। बिल्कुल। तो इसकी जड़ें बीज गणित की सोच में हैं। हाँ। अच्छा, अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये सब किया। हमारे सोर्सेज में गणित की सबसे पुरानी किताबों में से एक का जिक्र है, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, जिसे बौधायन ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। अब सुनिए सबसे मजेदार बात, इस ग्रंथ में पाई का जिक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाई यानी किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो ज्यामिति का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। 3.14159 एंड सो ऑन। एग्जैक्टली। आज भी बच्चे स्कूल में इसकी वैल्यू याद करते हैं, और ये एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब इसकी डेसिमल वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, कभी रिपीट नहीं होती। ये सोचना कि भारत में सदियों पहले इस पर काम हो रहा था, कमाल की बात है। बौधायन ने इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली थी, जो उस समय के हिसाब से काफी एक्यूरेट थी। और क्यों निकाली थी? ताकि वो सर्कल के एरिया को स्क्वायर के एरिया में बदल सकें, वही वेदी बनाने के लिए। अच्छा, तो सब कुछ वहीं वापस जुड़ जाता है। तो शुल्ब सूत्र में पाई का जिक्र है, जो अपने आप में बड़ी बात है। पर क्या इसमें सिर्फ सर्कल्स की ही बात थी या और भी कुछ था? इसमें और भी बहुत कुछ था।
और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो आज हमें पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पता है। एक मिनट, क्या? हाँ, और ये सब पाइथागोरस से सदियों पहले लिखा गया था। मतलब a² + b² = c² वाला फॉर्मूला वो भारत में पहले से इस्तेमाल हो रहा था। ये तो इतिहास को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने जैसा है। बिल्कुल। तो हम इसे बौधायन प्रमेय क्यों नहीं कहते? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, पर कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देना जरूरी है। शुल्ब सूत्र भी, जैसा हमने पहले बात की, वेदी निर्माण के लिए ही लिखे गए थे। राइट। शुल्ब का मतलब ही होता है नापने की रस्सी। उस समय के इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स रस्सी का इस्तेमाल करके ही सारे मेजरमेंट्स और कंस्ट्रक्शन करते थे। अच्छा, शुल्ब मतलब रस्सी। हाँ, तो ये प्रमेय किसी एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ वेदी का सही आकार और एरिया सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एग्जैक्टली। धर्म, कर्म कांड और गणित कितने गहरे जुड़े हुए थे, ये इसका एक और सबूत है। इट वॉज अप्लाइड मैथमेटिक्स इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब ये कि ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद नहीं था, बल्कि उसका सीधा सीधा इस्तेमाल हो रहा था। हर पूजा, हर अनुष्ठान एक तरह से एक साइंस और मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम था। ऐसा नहीं कि बस थियरी पढ़ ली और काम खत्म। आपको वो प्रूफ करना पड़ता था, जमीन पर बनाकर दिखाना पड़ता था। बिल्कुल, और यही सोच का फर्क है। आज हम अक्सर ज्ञान को उसके एप्लीकेशन से अलग करके देखते हैं। फिजिक्स क्लास में पढ़ते हैं और फिर बाहर आके भूल जाते हैं। सही बात है। लेकिन उस समय ज्ञान और जीवन एक दूसरे में गुंथे हुए थे। आपको वेदी बनानी है तो आपको ज्योमेट्री आनी ही चाहिए। देयर वाज नो अदर वे। तो हड़प्पा की सड़कों की प्लानिंग से लेकर मंदिरों के फ्रैक्टल पैटर्न्स, यज्ञ की वेदियों के निर्माण और बीज गणित जैसी एक पूरी नई सोच तक, ये साफ है कि प्राचीन भारत में गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, बल्कि ये दुनिया को देखने, बनाने और समझने का एक तरीका था। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ज्ञान को जीवन से अलग करके नहीं देखा जाता था। चाहे वो शहर बनाना हो या ईश्वर से जुड़ना, गणित हर जगह एक जरूरी और सम्मानित टूल था। एक सम्मानित टूल? हाँ, ये हमारी इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ही अक्सर सबसे डीप थ्योरेटिकल इंसाइट्स निकल कर आती हैं। ये तो बस एक झलक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आर्यभट्ट पर चर्चा करेंगे। हाँ, एक ऐसा नाम जो हम सब ने स्कूल में सुना तो है, लेकिन शायद उनकी असली गहराई को कभी समझा नहीं। बिल्कुल। तो हमारे जो स्रोत हैं वो हमें सीधे ले जाते हैं 499 ईस्वी में। मतलब आज से 1500 साल से भी ज्यादा पहले। हाँ, सोचिए जरा। उस दौर में आर्यभट्ट आर्यभट्टीय नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं। हाँ। और ये कोई मामूली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गणित और खगोल विज्ञान का एक तरह से निचोड़ है, और जिस तरह से लिखा गया है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से। एग्जैक्टली। और स्रोत भी यही बताते हैं कि इसे 4 खंडों मतलब 4 सेक्शंस में बांटा गया था। और ये उस समय की सोच को दिखाता है कि ज्ञान को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। ऐसा नहीं कि बस जो मन में आया लिख दिया, एक मेथड था। हाँ, और पहला खंड ही देखिए कितना अनोखा है। बड़ी दशमलव संख्याओं को अक्षरों से दर्शाने की एक प्रणाली। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये तो उस जमाने का डेटा कंप्रेशन है ना? एग्जैक्टली। जैसे आज हम जिप फाइल बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटे मैनेजेबल कोड्स में बदल रहे थे। कमाल है। ये एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल लीप था। सोचिए, उन्हें ग्रहों की चाल, ग्रहों का समय, इन सब के लिए कितने बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ते होंगे। और उस समय कागज और स्याही भी सीमित थी। हाँ, तो ये प्रणाली सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं थी, ये एक जरूरत थी। उन्होंने इन्फॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने का एक बेहद कारगर तरीका खोज निकाला था, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के। और फिर आता है दूसरा खंड, जो कि गणित का खजाना है। इसमें संख्या सिद्धांत है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित। और बीजगणित यानी एल्जेब्रा। ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। इसका मतलब था कि अब आप सिर्फ 2 और 2 को नहीं जोड़ रहे थे। सही बात है, ये अज्ञात मतलब अननोन को एक नाम देकर उसे हल करने की कला थी। इसने गणित को सिर्फ गिनने की प्रक्रिया से उठाकर उसे समस्याओं को सुलझाने का एक पावरफुल टूल बना दिया। आज तो इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस तक हर चीज इसी एक्स और वाई पर ही तो टिकी है। बिल्कुल। और फिर तीसरे और चौथे खंड ये पूरी तरह से खगोल विज्ञान को समर्पित थे, जिसे उस समय खगोल शास्त्र कहते थे। और स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प लिंक मिलता है। खगोल
नालंदा में एक मशहूर एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी थी जहां शायद आर्यभट्ट ने अध्ययन किया था। ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें बताता है कि आर्यभट्ट कोई अकेले किसी गुफा में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषि नहीं थे। वो एक पूरे एकेडमिक इकोसिस्टम का हिस्सा थे। नालंदा उस समय दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। वहाँ एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, बहस होती थी, किताबें थीं, संसाधन थे। मतलब ये उनके काम को एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट देता है। हाँ, जो दिखाता है कि महान विचार अक्सर एक सहयोगी माहौल में ही पनपते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सवाल उठता है कि 1550 साल पहले कोई खगोल शास्त्र का अध्ययन इतनी गंभीरता से क्यों करेगा? सही सवाल है। आज हमारे पास ISRO है, सैटेलाइट्स हैं। उस समय ये सिर्फ रात में तारे देखने का शौक तो नहीं हो सकता। इसकी क्या प्रैक्टिकल वजह थी? हाँ, और ये वजह हमारी आज की जिंदगी से भी जुड़ी हैं, बस टेक्नोलॉजी बदल गई है। स्रोत इसके कई ठोस कारण बताते हैं। जैसे? पहला और सबसे जरूरी, पंचांगों की सटीकता। कैलेंडर्स? हाँ, आज भी हमारी दिवाली, ईद, गुरु पर्व सब कैलेंडर पर निर्भर है। उस समय तो ये समाज की धुरी थी। कब बुआई करनी है, कब त्योहार मनाना है, कब शादी का मुहूर्त निकलेगा, ये सब ग्रहों की चाल से तय होता था। बिल्कुल। तो एक सटीक पंचांग एक स्टेबल सोसाइटी की निशानी थी। अच्छा, और दूसरा कारण? जलवायु और वर्षा के पैटर्न को समझना। ये तो सीधे सीधे आज के मौसम विभाग का काम है। एग्जैक्टली। उस समय का किसान पूरी तरह से आसमान पर निर्भर था। अगर मॉनसून की भविष्यवाणी एक हफ्ते भी चूक गई तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी। मतलब ये उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था, कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं। बिल्कुल नहीं। तीसरा कारण है नेविगेशन। अच्छा। कल्पना कीजिए, आप एक व्यापारी हैं, आपको ऊंटों का काफिला लेकर थार रेगिस्तान पार करना है या नाव लेकर अरब सागर। दिन में तो सूरज है, पर रात में? रात में आपकी जान और आपका माल सिर्फ इस बात पर टिका है कि आप तारों को कितना समझते हैं। ध्रुव तारा कहाँ है, सप्तऋषि किधर है, ये ज्ञान ये आपका गूगल मैप्स था, आपका सर्वाइवल किट था। और एक दिलचस्प बात है, कुंडली देखना। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान और सामाजिक मान्यताएं साथ साथ चलती थीं। आज भी भारत के करोड़ों घरों में दिन की शुरुआत राशिफल से होती है। सही कहा। और ज्वार भाटा का ज्ञान भी नाविकों के लिए उतना ही जरूरी था। तो ये सब दिखाता है कि खगोल विज्ञान जमीन से जुड़ा हुआ था, लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझा रहा था। बिल्कुल। ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसे समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना था। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, इसकी नींव तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो उस जमाने के हिसाब से लगभग अकल्पनीय था। आर्यभट्ट ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये एक धमाका था। उस समय दुनिया भर में ज्यादातर सभ्यताओं में यही माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, एक थाली की तरह, और सूरज चांद सितारे उसके चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो ये कहना कि नहीं पृथ्वी घूम रही है, ये उस समय के ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स को सीधी चुनौती थी। इसका मतलब था कि दिन और रात इसलिए नहीं होते कि सूरज चलता है, बल्कि इसलिए होते हैं कि हम घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। ये पर्सपेक्टिव का एक रेडिकल शिफ्ट था। ये कहने जैसा था कि ट्रेन नहीं चल रही, प्लेटफॉर्म चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, और जैसा हमने पहले बात की, बीजगणित की खोज की। हाँ, और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि आर्यभट्ट ने पाई का जो मान दिया 3.1416, वो उस समय तक का सबसे सटीक मान था। हाँ, यूनानियों द्वारा दिए गए मान से कहीं ज्यादा एक्यूरेट। और ये एक्यूरेसी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी। मतलब जब आप ग्रहों की कक्षाओं या पृथ्वी की परिधि की गणना कर रहे हो तो पाई के मान में एक छोटी सी गलती भी आखिरी नतीजे में हजारों किलोमीटर का फर्क ला सकती है। बिल्कुल। तो ये प्रिसीजन, ये सटीकता भारतीय गणित और खगोल विज्ञान की पहचान थी। और इसी मैथमेटिकल प्रिसीजन का इस्तेमाल उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने के लिए किया, ग्रहण, इक्लिप्सेस। हाँ, ग्रहण क्यों लगते हैं? आर्यभट्टीय का ये हिस्सा बहुत आकर्षक है। आर्यभट्ट ने ग्रहणों का जो कारण बताया वो पूरी तरह से साइंटिफिक और लॉजिकल था। क्या कहा उन्होंने? स्रोत साफ कहते हैं, जब पृथ्वी घूमते हुए अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। बस इतना ही। ये कितना सरल और
सुंदर स्पष्टीकरण है, कोई दैवी हस्तक्षेप नहीं, कोई जादू टोना नहीं। सिर्फ ज्योमेट्री और प्रकाश का खेल। और ये उस समय की प्रचलित धारणा के बिल्कुल विपरीत था। जो कहती थी कि राहु नाम का एक राक्षस बदला लेने के लिए सूरज और चांद को निगल जाता है। हम सब ने बचपन में ये कहानियां सुनी हैं राहु केतु की। बिल्कुल। और यहीं पर आर्यभट्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक तरह के साइंटिफिक रिफॉर्मर के तौर पर नजर आते हैं। वो कैसे? मैं सोच रही थी उस पहले व्यक्ति में कितना साहस रहा होगा जिसने भरी सभा में कहा होगा कि आप जिस राहु केतु की कहानी पर सदियों से यकीन करते आए हैं वो दरअसल सिर्फ परछाई का खेल है। ये तो धर्म और विज्ञान के बीच का वो क्लासिक संघर्ष है जो आज भी हमें कई बहसों के दिखाई देता है। सही बात है। एक तरफ सदियों से चली आ रही पौराणिक कथाएं हैं जो लोगों की आस्था का हिस्सा हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ब्रह्मांड को देखने का एक और तरीका है, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का तरीका। वो लोगों को क्यों और कैसे पूछने के लिए प्रेरित कर रहे थे। हाँ, वो कह रहे थे कि प्रकृति के नियमों को समझा जा सकता है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और ये सोच, ये ज्ञान, ये सिर्फ भारत की सीमाओं में कैद नहीं रहा, इसका प्रभाव तो पूरी दुनिया पर पड़ा है ना। हाँ, और ये आर्यभट्ट की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है जो अक्सर हमारी इतिहास की किताबों में छूट जाता है। क्या? कि ज्ञान का ये प्रवाह पूरब से पश्चिम की ओर हो रहा था। स्रोत में एक बहुत जबरदस्त बात लिखी है। कौन सी? अरबों ने गणित को हिंदिस्त या भारतीय कला कहा। अरे वाह, मतलब उन्होंने न सिर्फ ये ज्ञान भारत से लिया बल्कि उसे नाम में भी स्वीकार किया। हिंद यानी भारत। हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस समय के इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का पावर डायनामिक दिखाता है। आज हम ज्ञान के लिए पश्चिम की ओर देखते हैं, तब दुनिया भारत की ओर देख रही थी। ये एक्नॉलेजमेंट ही अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बिल्कुल। अरब विद्वानों ने आर्यभट्टीय जैसे भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, उन्हें समझा, और फिर यही ज्ञान बगदाद के रास्ते स्पेन से होता हुआ पूरे यूरोप तक पहुंचा। और जो अंक हम आज इस्तेमाल करते हैं 0, 1, 2, 3, उन्हें दुनिया में अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, लेकिन अरब खुद उन्हें हिंसा यानी भारत से आए हुए कहते थे। उनकी जड़ें भारत में थीं। तो अंत में स्रोत ये कहता है कि इस संबंध में पूरा पश्चिमी जगत भारत का ऋणी है। ये तो एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा। और ये हमें अपनी बौद्धिक विरासत को देखने का एक नया नजरिया देता है। और ये सवाल भी उठता है कि ये कर्ज अक्सर पश्चिमी ऐतिहासिक कहानियों में स्वीकार क्यों नहीं किया जाता। शायद सदियों के कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ने ऐसी धारणा बना दी कि सारा आधुनिक ज्ञान पश्चिम से ही आया है। बिल्कुल। लेकिन सच ये है कि भारत सिर्फ मसालों और कपड़ों का निर्यातक नहीं था। बिल्कुल। बल्कि ज्ञान और विचारों का भी एक बहुत बड़ा निर्यातक था। बिल्कुल। और आर्यभट्ट उस महान परंपरा के सबसे चमकते सितारों में से एक थे। उनकी कहानी सिर्फ एक महान भारतीय की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। एक विचार जो नालंदा के किसी कोने में पैदा होता है, वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है और सदियों बाद भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब ब्रह्मगुप्त पर चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं 7वीं शताब्दी की और किताब का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इसमें ब्रह्मगुप्त ने जो किया वो गणित के इतिहास में आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। उन्होंने पहली बार 0 को सिर्फ एक खाली जगह या प्लेस होल्डर से उठाकर एक प्रॉपर नंबर का दर्जा दिया। इसे थोड़ा थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मतलब उससे पहले तक 0 की हैसियत सिर्फ ये थी कि अगर 502 लिखना है तो 5 और 2 के बीच में एक निशान लगा दो ताकि कोई उसे 52 ना पढ़ ले। बस एक स्पेस फिलर था, है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने कहा नहीं, ये खुद में एक नंबर है, इसकी अपनी एक पहचान है, इसके अपने नियम हैं। अरे वाह। ये कुछ ऐसा है कि जैसे किसी फिल्म में जो एक्स्ट्रा भीड़ में खड़ा था उसे अचानक फिल्म का हीरो बना दिया गया। सही बात है। और उसके अपने डायलॉग्स, अपना एक कैरेक्टर आर्क सब लिख दिया गया। तो ब्रह्मगुप्त ने 0 को गणित की कहानी का हीरो बना दिया। उन्होंने बाकायदा नियम बनाए, किसी भी नंबर में 0 जोड़ने या घटाने पर वही नंबर रहेगा, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। ये सारी बातें जो आज हमें स्कूल में रटाई जाती हैं, हाँ बिल्कुल, पहली बार सिस्टमैटिकली कहीं लिखी गई तो वो यहाँ थी। और ये कहानी सिर्फ 0 पर ही नहीं रुकी। सोर्स ये भी बताता है कि उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का भी जिक्र किया। हाँ। और जिस तरह समझाया वो तो कमाल का है। मतलब नेगेटिव नंबर्स को कर्ज या डेट्स कहना
और पॉजिटिव नंबर्स को संपत्ति या फॉर्चून्स कहना, ये इतना सिंपल और इतना इंट्यूटिव तरीका है कि आज भी किसी बच्चे को इंटीजर सिखाने हो तो हम यही एग्जाम्पल देते हैं। और ये सिर्फ एक अच्छी एनालॉजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल लीप है। अच्छा, ये इस बात का सबूत है कि उस दौर में गणित सिर्फ चीजें गिनने के लिए नहीं था, वो असल दुनिया के लेन देन, व्यापार, इन सब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने का एक टूल बन चुका था। मतलब आप सोचिए, 7वीं शताब्दी में आप किसी को कैसे समझाएंगे कि -5 क्या होता है? आप 5 आम तो दिखा सकते हैं, पर -5 आम कैसे दिखाएंगे? सही बात है, ये तो मुश्किल है। लेकिन 5 रुपए का कर्ज, ये सब समझ सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये कनेक्शन वाकई इतना सीधा है? मतलब आज का जो डेबिट क्रेडिट का सिस्टम है वो तो मॉडर्न बैंकिंग और डबल एंट्री बुककीपिंग की देन है। कहीं हम ब्रह्मगुप्त के कर्ज वाले आइडिया पर बहुत ज्यादा आधुनिक मतलब तो नहीं डाल रहे? वी कुड बी बैक प्रोजेक्टिंग आवर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑनटू इट। ये सवाल बहुत जरूरी है एंड इट्स अ फेयर चैलेंज। बिल्कुल, आज का सिस्टम कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नो डाउट, लेकिन यहाँ बात फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की हो रही है। नहीं से भी कम हो सकती है, और उसे एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में समझाया। अच्छा, कर्ज सिर्फ एक एनालॉजी नहीं थी, इट वॉज द एप्लीकेशन। ये वो पहला बीज था, अ कंसेप्चुअल सीड, जिससे आगे चलकर वो सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बने। ब्रह्मगुप्त ने वो दरवाजा खोला इस सोच के लिए कि नेगेटिविटी एक क्वांटिफाइबल मैथमेटिकल रियलिटी हो सकती है। राइट। इसी सोच के बिना आप तापमान को 0 से नीचे नहीं नाप सकते, समुद्र तल से नीचे की गहराई नहीं बता सकते। द फाउंडेशन वाज द सिंपल आइडिया ऑफ कर्ज एंड संपत्ति। अच्छा, अब जीरो के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोर्स में एक फैसिनेटिंग बात लिखी है कि जीरो या शून्य का जो आइडिया है वो गणित में आने से पहले भारतीय दर्शन में शून्यता या वॉइड के रूप में मौजूद था। हाँ, ये तो मैथ्स और फिलॉसफी का संगम है, जैसे किसी आश्रम में एक ऋषि और एक गणितज्ञ चाय पीते पीते कोई नया आविष्कार कर लें। बिल्कुल। और यहाँ पर बात वाकई बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि देखिए, पश्चिमी दर्शन में, खासकर ग्रीक परंपरा में, नथिंग या वॉइड को एक डरावनी नेगेटिव चीज की तरह देखा जाता था, एक खालीपन जिसे भरने की जरूरत है। नेचर एबहोर्स अ वैक्यूम। लेकिन भारतीय दर्शन में शून्य सिर्फ कुछ नहीं, यानी एब्सेंस नहीं है, वो सब कुछ की संभावना है, द पोटेंशियल। अरे वाह! ये वो अवस्था है जहां से हर चीज जन्म लेती है और जिसमें हर चीज समा जाती है। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की स्थिति, वहां कुछ भी नहीं था, पर उसी कुछ नहीं में से सब कुछ बनने की संभावना छिपी थी। वाह! मतलब जीरो एक खाली बक्सा नहीं, बल्कि एक जादुई बक्सा है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। एग्जैक्टली। जैसे हम आज भी बोलचाल में कहते हैं, यार बिजनेस में लॉस हुआ और सब शून्य हो गया, तो हमारा मतलब होता है सब खत्म हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ फिलॉसफी में इसका मतलब है कि अब एक नई शुरुआत की संभावना है। ये तो पूरी तरह से पर्सपेक्टिव बदलने वाली बात है। ये पर्सपेक्टिव का ही खेल है, और यही चीज इसे गणित से उठाकर दर्शन के स्तर पर ले जाती है। शून्य डिस्ट्रक्शन भी है और क्रिएशन भी, एक साइकिल का अंत और दूसरे की शुरुआत। देखिए, जब आप किसी नंबर, मान लीजिए 5 को 10 से गुणा करते हैं, तो आप बस उसके आगे एक 0 लगा देते हैं और वो 50 बन जाता है। सही बात है। 0 ने यहाँ 5 की पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया। तो 0 सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है। और सोर्स में बौद्ध धर्म से भी इसका कनेक्शन बताया गया है कि कैसे निर्वाण का कॉन्सेप्ट, यानी अनंत शून्य में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करना, इसी भारतीय शून्य की सोच से जुड़ा है। बिल्कुल। और इसी के सहारे साउथ ईस्ट एशिया तक फैला। ये तो एक नंबर की पूरी कल्चरल जर्नी है। जैसे कोई आइडिया आज इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, वैसे ही शून्य का विचार व्यापार और धर्म के रास्तों से पूरी दुनिया में फैल गया। ये एक शानदार उदाहरण है कि ज्ञान को आप अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं कर सकते। एक गणित का चिन्ह जो एक गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक ढांचे में पैदा हुआ, हाँ। वो अपने साथ एक पूरा वर्ल्ड व्यू लेकर यात्रा कर रहा था। इट वॉजंट जस्ट अ टूल फॉर कैलकुलेशन। सही है। आप कल्पना कीजिए, सिल्क रूट पर कोई व्यापारी अपने बही खाते में 0 का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हिसाब में गड़बड़ ना हो, और उसी वक्त किसी मठ में कोई भिक्षु उसी शून्य के कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाकर निर्वाण पाने की कोशिश कर रहा है। एक ही आइडिया के कितने अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल। और शायद यही भारतीय ज्ञान परंपरा की खासियत रही है। यहाँ ज्ञान को बांटा नहीं गया। गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, आध्यात्म सब एक ही बड़ी बातचीत का हिस्सा थे। शून्य इसका सबसे बड़ा सबूत है। एवरीथिंग वाज इंटरकनेक्टेड। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी में सोर्स में महावीराचार्य का जिक्र है और उनकी किताब गणित सार संग्रह का। हाँ।
इसे आज के ज़माने की अरिथमेटिक की पहली टेक्स्ट बुक कहा गया है। ये सुनते ही मुझे अपने स्कूल की एनसीईआरटी की किताबें याद आ गईं। बिल्कुल। मतलब उस जमाने के बच्चों के लिए भी कोई तो था जो मैथ्स को आसान और सिस्टमैटिक बनाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और टेक्स्ट बुक शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट बुक का मतलब है कि ज्ञान को एक व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें चैप्टर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, शायद एक्सरसाइजेस भी हों। वो सिर्फ कुछ बिखरे हुए सूत्रों का कलेक्शन नहीं है जिसे सिर्फ पहुंचे हुए ज्ञानी ही समझ सकें। वो एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है। अच्छा। इस लिहाज से महावीराचार्य एक तरह से 9वीं सदी के एजुकेशन रिफॉर्मर थे, जो मैथ्स को डेमोक्रेटाइज कर रहे थे, उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे थे। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि उस जमाने के बच्चे भी शायद बहाने बनाते होंगे कि गुरुजी मैंने अपना होमवर्क ताड़ के पत्ते पर किया था, पर वो बारिश में गीला हो गया। हाँ, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इस टेक्स्ट बुक में एक बहुत जरूरी और चौंकाने वाली बात बताई गई है। क्या? हम सबने स्कूल में एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखा है। हाँ, सीखा है। और ज्यादातर इतिहास की किताबों में इसका श्रेय 16वीं-17वीं शताब्दी के स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर पर दिया जाता है। अरे हाँ, ये तो बड़ा मिथ बस्टर जैसा है। मतलब हम जो स्कूल में पढ़ते आए हैं वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल। सोर्स साफ साफ कह रहा है कि एलसीएम निकालने का जो तरीका, द करंट मेथड हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसे महावीराचार्य ने अपनी किताब में विस्तार से समझाया था। ये तो इतिहास को दोबारा लिखने जैसा है। What's fascinating here is the detail. सोर्स में सिर्फ ये नहीं लिखा कि उन्होंने एलसीएम का जिक्र किया, उसमें लिखा है द करंट मेथड। अच्छा। इसका मतलब है कि उन्होंने वो पूरा प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाया था जिसे आज भी दुनिया भर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। वो लाइंस खींचकर प्राइम फैक्टर्स निकालना और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करना। एग्जैक्टली। वो वाला मेथड जिसे हम 6ठी या 7वीं क्लास में सीखते हैं और जिसके सवाल हमेशा ऐसे होते थे कि 3 घंटियां हैं, एक हर 4 मिनट में बचती है, दूसरी हर 6 मिनट में और तीसरी हर 8 मिनट में। हाँ, क्लासिक एलसीएम प्रॉब्लम। अगर वो सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? और ये सोचना कि 9वीं सदी के छात्र भी शायद ऐसे ही सवाल हल कर रहे होंगे, ये तो दिमाग हिला देता है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उस समय का गणित कितना प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड था। वो सिर्फ थ्योरी नहीं बना रहे थे, वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जिनका असल दुनिया से, शायद लॉजिस्टिक्स से या खगोल विज्ञान से कोई लेना देना हो। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि अगर ये मेथड यहाँ 9वीं सदी में था तो हमारी किताबों में जॉन नेपियर का नाम क्यों है? क्या ये जानकारी कहीं खो गई थी या इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया? ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स सवाल है और ये हमें सीधे हिस्ट्री ऑफ साइंस की एक कोर डिबेट पर ले जाता है। इसे आप ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक चीज है किसी ज्ञान की खोज करना और बिल्कुल दूसरी चीज है उस ज्ञान का दुनिया भर में फैलना और स्थापित होना। हो सकता है ये ज्ञान भारत से बाहर ट्रैवल नहीं कर पाया और यूरोप में इसे स्वतंत्र रूप से दोबारा खोजा गया। ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर, और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स वजह है, जब 17वीं-18वीं सदी में विज्ञान का आधुनिक इतिहास लिखा जाने लगा तो वो एक बहुत ही यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से लिखा गया। अच्छा। उस कहानी में मॉडर्न साइंस की शुरुआत यूरोप से हुई। कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। तो बाकी दुनिया में पहले से मौजूद ज्ञान को या तो प्रिमिटिव मान लिया गया या उसे उस मेन स्टोरी का हिस्सा नहीं बनाया गया। मतलब ये सिर्फ खोज की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी कहानी है कि कौन सी खोज को इतिहास का हिस्सा बनने की मान्यता मिलती है। एंड दैट्स ऑफन अ स्टोरी ऑफ पावर एंड नैरेटिव। एग्जैक्टली। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मिली हुई जानकारी पर सवाल उठाना चाहिए। मतलब ब्रह्मगुप्त का 0 को नंबर बनाना और महावीर आचार्य का एलसीएम का मेथड देना, ये सिर्फ मैथ्स की दिलचस्प बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि सोचने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका उस दौर में भारत में मौजूद था। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कुछ जीनियस लोगों की बात नहीं है। एक टेक्स्ट बुक का मिलना ये बताता है कि इस ज्ञान को फैलाने का, उसे सिखाने का एक पूरा सिस्टम था, एन एजुकेशनल इकोसिस्टम, जो ऐसे विचारों को पनपने और फैलने का मौका दे रहा था। तो ये साफ है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल जीनियसेस की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम था जो इस ज्ञान को पोषित कर रहा था, उसे आगे बढ़ा रहा था। और इसी सिस्टम ने आगे और भी कमाल के विचारों को जन्म दिया। चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम भास्कराचार्य पर चर्चा करेंगे।
जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में लड़ाइयाँ, सल्तनतें और किले ही आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सोर्सेज हमारे सामने हैं वो एक बिल्कुल अलग और शायद उससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग कहानी बता रहे हैं। हाँ, साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की। और इस कहानी के एक बहुत बड़े किरदार हैं 12वीं सदी के भास्कराचार्य। उनके एक काम का जिक्र बार बार आते हैं, सिद्धांत शिरोमणि। बिल्कुल। और ये नाम ही कितना पावरफुल है, सिद्धांत शिरोमणि, द क्रेस्ट जूल ऑफ प्रिंसिपल्स आप कह सकती हैं। वाह। लेकिन इसे सिर्फ एक किताब समझना मतलब इसकी विशालता को कम आंकने जैसा होगा। अच्छा। जी, ये दरअसल एक पूरा नॉलेज सिस्टम है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्सों में? इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये 12वीं सदी का एक पूरा इंटीग्रेटेड स्टेम करिकुलम था जिसे एक ही जीनियस ने डिजाइन किया था। इंटीग्रेटेड स्टेम करिकुलम, ये तो बढ़िया एनालॉजी है। तो ये 4 हिस्से कौन-कौन से थे जो इसे इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं? तो सबसे पहला और सबसे मशहूर हिस्सा है लीलावती। हाँ, लीलावती का नाम तो सुना है। ये अरिथमेटिक पर है ना? रोजमर्रा का हिसाब किताब। एग्जैक्टली, अप्लाइड अरिथमेटिक, वो सब कुछ जो रोजमर्रा की जिंदगी में और कॉमर्स में काम आता है। जोड़, घटाव, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मिक्सचर्स, प्रोग्रेशंस। मतलब ये फाउंडेशन है, प्रैक्टिकल मैथ्स। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा हिस्सा है बीजगणित, यानी जिसे हम आज अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा, राइट? यहाँ से चीजें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होने शुरू होती हैं। इक्वेशंस, वेरिएबल्स, अननोन्स को सॉल्व करना, वो एक्स और वाई की दुनिया। तो ये एक लेवल अप है। हाँ। तो मतलब पहले प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़ी हुई गणित, और फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ एक कदम। काफी लॉजिकल प्रोग्रेशन है। बिल्कुल। तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा से नींव रखी गई। इसके बाद क्या वो प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ वापस गए या और भी डीप थ्योरी में उतरे? दोनों। तीसरा हिस्सा है गोलाध्याय। गोलाध्याय मतलब स्टडी ऑफ द स्फीयर। परफेक्ट। ये 3D ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है जो ग्रहों, पृथ्वी और ब्रह्मांड के मॉडल को समझने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। अच्छा, ओके। और चौथा हिस्सा इसी थ्योरी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है ग्रह गणित, यानी अ मैथमेटिक्स ऑफ द प्लैनेट्स। नाम से ही जाहिर है। हाँ, ये प्योर हार्डकोर एस्ट्रोनॉमी है। ग्रहों की चाल, उनकी पोजीशन, ग्रहण कब और कैसे लगेगा, ये सब कैलकुलेट करने का साइंस। वाओ, मतलब ये सिर्फ एक मैथ्स की किताब नहीं है, ये तो एक पूरी पेडागोजिकल जर्नी है। जी। वो पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर बेसिक काउंटिंग से शुरू करके सीधा कॉस्मोस की मैपिंग तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल 12वीं सदी के हिसाब से ये एम्बिशन ही अपने आप में स्टैगरिंग है। बिल्कुल है। अच्छा, हमारे हाथ जो नोट्स हैं उनमें लीलावती के अंदर एक खास मेथड का जिक्र है, चक्रवत मेथड। ये क्या था? हाँ, और ये भास्कराचार्य के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक माना जाता है। चक्रवत मेथड, जिसे साइक्लिक मेथड भी कहा गया है। साइक्लिक मेथड, ओके। ये कुछ खास तरह की इनडिटर्मिनेट अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक बहुत ही एलिगेंट और कह सकते हैं पावरफुल तरीका था। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि वो सिर्फ मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहे थे कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। राइट। वो सॉल्व करने का एक पूरा प्रोसेस, एक एल्गोरिदम दे रहे थे। चक्रवत मेथड, ये जो नाम है साइक्लिक मेथड, ये सुनने में बड़ा मॉडर्न लगता है ना? क्या इसका मतलब ये है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस था जिसे आप बार बार दोहराकर सही जवाब के और करीब पहुंचते हैं? कुछ वैसे ही जैसे आज कोई कंप्यूटर एल्गोरिदम काम करता है? दैट्स अ फैंटास्टिक वे टू पुट इट। बिल्कुल यही था। अरे वाह, ये एक रिपीटेबल एल्गोरिदम था। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी की तरफ एक छलांग थी। ये दिखाता है कि उनका अप्रोच कितना सोफिस्टिकेटेड था। वो सिर्फ क्या का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि कैसे का एक फूल प्रूफ सिस्टम दे रहे थे। कमाल है। और ये ज्ञान से भारत की पुरानी पांडुलिपियों में बंद होकर नहीं रह गया। इसका सफर तो बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। हाँ, ये बात मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। एक नोट में लिखा है कि 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जेम्स टेलर ने लीलावती का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जी। मतलब 12वीं सदी की एक भारतीय किताब 700 साल बाद भी इतनी रेलेवेंट थी कि अंग्रेज, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर थे, उसे अपनी भाषा में समझकर दुनिया तक पहुंचा रहे थे। एग्जैक्टली, इट ट्रांसेंड्स टाइम एंड ज्योग्राफी। और ये सिर्फ 19th सेंचुरी की बात नहीं है। अच्छा। अंग्रेजों के आने से सदियों पहले मुगल काल में इस किताब की बहुत ज्यादा अहमियत थी। मुगल काल में भी? हाँ, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि अकबर के दरबार में जो उनके नवरत्नों में से एक थे, फैजी। हाँ, फैजी। उन्होंने न सिर्फ लीलावती बल्कि भास्कराचार्य के बीजगणित दोनों का फारसी यानी पर्शियन में अनुवाद किया था। पर्शियन में? जी। पर्शियन उस वक्त
मुगल साम्राज्य की और पूरे सेंट्रल एशिया की लिंग्वा फ्रैंका थी, जैसे आज अंग्रेजी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस अ बिट। ये सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट तो नहीं लगता कि चलो एक पुरानी इंटरेस्टिंग किताब का अनुवाद कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकबर का ये आदेश कि गणित को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाओ, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक वजह भी हो सकती है क्या? जैसे बेहतर लैंड सर्वे और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बेहतर गणितज्ञों की जरूरत, या फिर एक मल्टी कल्चरल एम्पायर चलाने के लिए अलग अलग नॉलेज सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की एक पॉलिटिकल कोशिश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। Was this knowledge for knowledge's sake or a tool of statecraft? मुमकिन है कि जवाब इन दोनों का मिश्रण हो। एक तरफ तो अकबर का अपना इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी था, वो दीने इलाही जैसी चीजों से दिखता है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए आपको इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत होती ही है। और इन सब प्रोफेशंस की नींव गणित ही है। बिल्कुल। तो ये पॉलिसी डिसीजन दिखाता है कि उस दौर में ज्ञान को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था। उसे मास एजुकेशन का हिस्सा बनाने की सोच थी। और ये इकोसिस्टम सिर्फ भास्कराचार्य तक सीमित नहीं था। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि वो अकेले चमकते सितारे नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं। हमारी सोर्सेज में मध्यकाल के और भी बड़े गणितज्ञों का जिक्र है, जैसे नारायण पंडित। हाँ, नारायण पंडित, जिनकी किताबें थीं गणित कौमुदी और बीज गणित वतंस। और केरल में तो एक पूरी स्कूल ऑफ थॉट चल रही थी। बिल्कुल, केरल में तो एक पूरी स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स फल फूल रही थी। इसी में एक बड़ा नाम है नीलकंठ सोमसुतवन का। नीलकंठ सोमसुतवन। इन्होंने तंत्र संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइंस, कोसाइंस की इनफाइनाइट सीरीज के रूल्स थे। इनफाइनाइट सीरीज? जी, ये वो चीजें हैं जिन्हें यूरोप में न्यूटन और लाइबनिज से जोड़ा जाता है, लेकिन वो यहाँ सदियों पहले डेवलप हो रही थी। अरे बाप रे! ये आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फिजिक्स, मतलब हर एडवांस्ड फील्ड की रीढ़ की हड्डी है। और इसी दौर में ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा था। प्रिसाइसली। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हमें एक और जिक्र मिलता है नीलकंठ ज्योतिर्विद का। ज्योतिर्विद, ओके। जिन्होंने ताजिक नाम का एक ग्रंथ संकलित किया। इसमें सबसे खास बात ये थी कि इसमें बहुत सारे पर्शियन टेक्निकल टर्म्स थे। एक मिनट, मतलब संस्कृत के ज्योतिष ग्रंथ में फारसी टेक्निकल टर्म्स थे? जी। तो ये कोई प्योर आइसोलेटेड ट्रेडिशन नहीं थी, ये तो उस जमाने का एक ग्लोबलाइज्ड ओपन सोर्स साइंस प्रोजेक्ट लग रहा है। पर्शिया से एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल नॉलेज भारत आ रहा था और यहाँ के संस्कृत के सिस्टम में घुल मिल रहा था। इट वॉज अ टू वे स्ट्रीट। ज्ञान का एक मेल्टिंग पॉट बन रहा था। तो ये सब तो हुई थ्योरी, किताबों, फॉर्मूलों और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज की बात। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखता है? जमीन पर इसका क्या इस्तेमाल हो रहा था? क्योंकि ग्रह गणित का जिक्र तो हुआ था। और यही इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है। ये सारा गणित सिर्फ कागज पर की गई दिमागी कसरत नहीं था। इसे सीधे सीधे आसमान को समझने, तारों और ग्रहों की चाल को मैप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। राइट। और इसके लिए बाकायदा स्टेट सपोर्ट, मतलब राजा महाराजाओं का पैसा और रिसोर्सेज लग रहे थे। अच्छा। सोर्सेज में साफ लिखा है कि 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में हौजे खास के पास एक ऑब्जर्वेटरी यानी वेदशाला स्थापित की। एक ऑब्जर्वेटरी? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाना है। बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे आज कोई देश मल्टी बिलियन डॉलर का स्पेस प्रोग्राम शुरू करता है। सही एनालॉजी है। और ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। एक और एग्जाम्पल है, फिरोज शाह बहमनी ने डेक्कन में दौलताबाद के पास भी एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई। जी। मतलब ये आइडिया नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैल रहा था। अलग अलग सल्तनतें साइंस में इन्वेस्ट कर रही थी। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने तक सीमित नहीं था। उस ऑब्जर्वेटरी के अंदर असली इनोवेशन हो रहा था। अच्छा। दौलताबाद की वेदशाला में जो कोर्ट एस्ट्रोनॉमर थे महेंद्र सूरी, उन्होंने एक खगोलीय उपकरण, एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार भी किया, जिसका नाम था यंत्रराज। यंत्रराज, द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ। नाम तो बड़ा इंप्रेसिव है। तो ये क्या था? व्हाट प्रॉब्लम वाज इट ट्राइंग टू सॉल्व? मतलब पहले के इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी क्या कमी थी जिसे महेंद्र सूरी दूर करना चाह रहे थे? देखिए, वो एस्ट्रोलेब का एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन था। एस्ट्रोलेब, ओके। ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था जिससे आप दर्जनों एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस कर सकते थे। तारों की पोजीशन पता करना, दिन और रात का सही समय निकालना, किसी जगह का लैटिट्यूड पता करना। वाओ। महेंद्र सूरी का यंत्रराज दिखाता है कि वो सिर्फ पुरानी नॉलेज को यूज नहीं कर रहे थे, वो उस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स भी बना रहे थे।
एक लिव इन ब्रीदिंग साइंटिफिक कल्चर का सबूत। बिल्कुल। और ये सिलसिला तो फिर रुका नहीं बल्कि और आगे बढ़ा। और शायद इसका सबसे मशहूर और मॉन्यूमेंटल उदाहरण तो 18वीं सदी के महाराजा सवाई जयसिंह का है। हाँ, सवाई जयसिंह। उनके बारे में तो स्कूल की किताबों से लेकर टूरिस्ट गाइड्स तक सबने सुना ही है। हाँ, सवाई जयसिंह ने इस पूरी परंपरा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। कैसे? उन्होंने कोई 1-2 नहीं बल्कि 5 विशाल वेधशालाएं बनवाई, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में। 5? जी, ये वो शहर हैं जो उस वक्त ज्ञान, धर्म और कॉमर्स के बड़े केंद्र थे। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क बनाया। और ये जो जंतर मंतर आज हम देखते हैं, ये सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एसेंशियली सवाई जयसिंह 18वीं सदी का वर्जन ऑफ अ सुपर कंप्यूटर बना रहे थे, बट हिज रैम वाज सैंडस्टोन एंड हिज प्रोसेसर्स वर जायंट सनडायल्स। ये बहुत अच्छा कहा। ये सोचकर ही हैरत होती है, जब हम आज जंतर मंतर देखते हैं तो शायद हमें लगता है कि ये ज्योतिष या पूजा पाठ के लिए होगा। ये एक आम मिसकंसेप्शन है, जबकि सोर्सेज बताते हैं कि ये प्योर साइंस था। प्योर साइंस? जी। इन वेधशालाओं का मुख्य उद्देश्य था एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को, जिन्हें जीज कहा जाता था, उन्हें और ज्यादा एक्यूरेट बनाना। अच्छा, डेटा को रिफाइन करना था। बिल्कुल। जयसिंह ने यूरोप, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से भी विद्वानों को बुलाया और ज्ञान एक्सचेंज किया। उनका मकसद था एक ऐसा डेटा सेट तैयार करना जो दुनिया में सबसे प्रिसाइज हो। कमाल है। जयपुर में जो सम्राट यंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल है और वो समय को 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक नाप सकता है। 2 सेकंड? हाँ, दिस वाज बिग साइंस, मिडीवल स्टाइल। तो मतलब एक व्यक्ति भास्कराचार्य और उनकी एक किताब सिद्धांत शिरोमणि से जो सफर 12वीं सदी में शुरू हुआ, वो ज्ञान पहले अनुवाद के जरिए फैला, फिर अकबर जैसे शासक की शिक्षा नीति का हिस्सा बना, और फिर धीरे धीरे दिल्ली और दौलताबाद से होते हुए सवाई जयसिंह की विशाल वेधशालाओं की शक्ल में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। क्या बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक आइडिया जब उसे सही माहौल और सपोर्ट मिलता है तो वो पूरे समाज में फैलता है और सदियों तक टिकने वाले स्ट्रक्चर बना देता है। बिल्कुल सही। ये मिडीवल इंडिया में साइंस और मैथमेटिक्स के एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक कल्चर को दिखाता है, जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल, किताबें और इंस्ट्रूमेंट, विद्वान और शासक सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये कोई टूटी फूटी डिस्कनेक्टेड हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ज्ञान की एक कंटिन्यूअस चेन है जो सदियों तक चलती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं।